भक्ति मूल अधिकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं संविधान के मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन करेंगे। आइए जानते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है। तो ये यूएसए अमेरिका से लिया गया है। आइए जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 में क्या वर्णन है। और संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 मूल अधिकार की परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, यानी कि अल्पीकरण की बात करता है। अनुच्छेद 13 यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, या फिर अगर हमारा कोई मूल अधिकार किसी दूसरे की मूल अधिकारों को रोकता है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, यानी ये अल्पीकरण की बात करता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है दोस्तों? तो समता या समानता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 को हम लोग देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान होंगे। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। आर्टिकल 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में दोस्तों कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर या सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या कहता है? आर्टिकल 16 दोस्तों लोक नियोजन, सरकारी नौकरी की समानता की बात करता है। इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। इनमें पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण दिए गए हैं। आइए अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 को देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत के अंत के बारे में कहता है। अनुच्छेद 17 के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ आप कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 दोस्तों उपाधि का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि सब रख सकते हैं। विदेशी आदि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 18 में क्या कहता है? तो दोस्तों आज़ादी से पहले जो भी उपाधियाँ थी जैसे बादशाह, गाजी, राजा वगैरह ये सब उपाधियाँ होती थी, तो ये सब का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के द्वारा कि कोई भी आप अपने नाम के आगे ये सब टाइटल वगैरह नहीं रख सकते, कोई भी उपाधि नहीं रख सकते अपने नाम के आगे। अनुच्छेद 19 से 22 की चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, ये दूसरा मूल अधिकार है जो कि 19 से 22 तक वर्णित है। ये इसमें जानते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में क्या कहता है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता हमें
अनुच्छेद 19 के द्वारा हमें बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के 1 के द्वारा बोलने की स्वतंत्रता है। झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित है। दोस्तों, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इस अनुच्छेद के द्वारा मीडिया की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 19 के क यानी 19 के 1 के द्वारा 19 के 2 में क्या दोस्तों, आर्टिकल 19 के 2 में क्या कहा गया है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 के 3 में कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। कोई व्यक्ति कोई भी संगठन बना सकता है। आर्टिकल 19 के 4 में कहा गया बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, यानी कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता। भारत के अंदर किसी भी राज्य में आप भ्रमण कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के 4 के द्वारा। अनुच्छेद 19 के 5 में कहता है कि भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, यानी कि भारत के किसी भी भाग में आप बस सकते हैं जाकर। अनुच्छेद 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार, अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया, अर्थात पहले मूल अधिकार होता था। संपत्ति का अधिकार जो है पहले मूल अधिकार के रूप में था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। इसे अब अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। 7वां जो है आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। 19 के आर्टिकल 19 के 7वां पॉइंट जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सज़ा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसके एक ही सज़ा दी जाएगी। 20 के 2 में कहा गया है कि सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे सज़ा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले और बाद में कोई भी कानून अगर लागू है तो उस हिसाब से नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 20 के 3 में वर्णित है कि सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है। सज़ा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। अर्थात आर्टिकल 20 में यह वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। आइए आर्टिकल 21 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसके कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। आर्टिकल 21 के काम में क्या है? तो दोस्तों, इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। यानी कि आर्टिकल 21 के का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 22
इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 22 में क्या गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती है। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बात की गई है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट प्रतिकारण बताना होगा। दूसरा है 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता। मतलब कि जब आपको पुलिस पकड़ेगी तो 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में उपस्थित करेगी। अगर वह ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी कर उस थाने को मतलब सूचित कर सकते हैं। इस पर कार्रवाई भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। तो 22(2) में क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तीसरा है आपका 22(3) में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। दोस्तों, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आप अपने कानूनी सलाह के लिए अपना वकील रख सकते हैं, इसका अधिकार है। इसी में है दोस्तों निवारक विरोध अधिनियम। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद क्या होता है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत के प्रमुख निवारक निरोध अधिनियम। निवारक निरोध अधिनियम 1950 यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम था। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। आइए आगे देखते हैं। ये सब निषाद ऑर्डर, ये सब निवारक निरोध अधिनियम है। अब आइए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 में। इसमें क्या बातें हैं दोस्तों? तो आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम। बलात् श्रम में क्या होता है? जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी, बिना वेतन के काम कराना, इन सब पर रोक लगाया गया है। किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्दे नजर रखते हुए बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बलात् श्रम या नहीं कराया जाए, लेकिन सरकारी सुरक्षा की दृष्टि से आपसे कराया जा सकता है। आर्टिकल 23 में इसी का वर्णन। आर्टिकल 24 कहता है 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे दोस्तों 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता, ऐसा होगा। यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है। आर्टिकल 24 कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो है आर्टिकल 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की चर्चा, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण, तलवार, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिक्की रखने का स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, वाहन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 25 में है दोस्तों अंतःकरण की बात करता है। इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 26 इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। आर्टिकल 27 धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
अर्थात सरकारी राशि से जो भी स्कूल विद्यालय मदरसा वगैरह चल रहे हैं इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिमार्क, संस्कृत एक भाषा है न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है न कि इस्लामी धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। अल्पसंख्यक अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। आर्टिकल 19 में अल्पसंख्यकों को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर कोई भी संस्था में प्रवेश यानी कि नामांकन से आप नहीं रोक सकते। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं, सरकार उसे भी धन देगी। अर्थात आर्टिकल 30 के तहत ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, अपने समुदाय को उसमें शिक्षा दे सकते हैं जिसकी खर्च सरकार उठाएगी। आर्टिकल 30 के तहत अनुच्छेद आर्टिकल 31 में क्या है दोस्तों, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 को कम में जोड़ दिया गया। रिमार्क, अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अब देखिए दोस्तों, अंतिम आपका है मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में चर्चा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट प्रति याचिका या आदेश जारी करती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रतिषेध, तीसरा परमादेश, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा अधिकार परीक्षा। इसके बारे में दोस्तों हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।